विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 इसके 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। अभी तक हमने बाज़ारों के विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग मॉल इत्यादि, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, यहाँ तक हमने इस अध्याय के अध्ययन किया। आज हम आगे इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। हमारा अगला विषय है हर जगह के बाज़ार, यानी इसको हम अप्रत्यक्ष बाज़ार भी कहते हैं। So far we have learned vivid points about this lesson, like the weekly market, like neighborhood shops, like wholesale market and retail market. Today we shall deal further points about this lesson, and the topics are everywhere markets, or whom we call indirect markets also. अप्रत्यक्ष बाज़ार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं, जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये आवश्यक भी नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अलीबाबा, लाइक दैट। इसी तरह से आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर की क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR भी कहते हैं इनको, जो दवाइयों के सैंपल्स लेके आते हैं और डॉक्टर्स को दिखाते हैं और उनसे अप्रूवल लेकर वो ऑर्डर लेके जाते हैं और फिर जो दिया हुआ ऑर्डर उनकी क्लिनिक तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना और ख़रीदना कई तरह से चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल बाज़ार की दुकान से ही होता हो। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। यह उर्वरक वो शहर की कुछ खास दुकानों से ही खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। ये कारखाने मतलब एक कारखानों की एक छोटी इकाई होती है जिसको हम कहते हैं फर्म, और जहाँ पर ये सारे के सारे पुर्जे को असेंबल किए जाते हैं वो कहते हैं इंडस्ट्री। इसको हम अलग पैराग्राफ में हम चर्चा करेंगे। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। So far, we have seen different marketplaces where people buy and sell variety of goods and services. All markets are in a specific locality and work in a particular and work in a particular manner and time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place orders for variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. Like you can give the example of Flipkart, Amazon, Alibaba, and there are so many online shopping agency. Nowadays the services are also available online, like Urban Claps. You can assign your task on the internet. You can assign your services at the internet, and
the technician or the expert will come to your home and mend the things you require. In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representative, whom we call medical representative, waiting for doctors. Such a persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling takes place in different ways and not necessary to the shops in the markets. The markets that we look at above are the one that we recognize easily. However, there are markets that we may not be aware of. This is because a large number of goods are brought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizers to grow crops that he purchases from a special shops in the city, and they in turn get them from factories. There are limited shops dealing with the chemical fertilizers, organic manures, pesticides, insecticides, and medicines, drugs, and whatnot. But we are unaware of these shops. Because why we are unaware of these shops? Because we don't use it regularly, or we don't use it at all. Only a special person dealing in a special profession uses that product. Uh, Take another example. A car factory purchases engine, gears, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. These factories are known as firms. FIRM, firm. Firm is the smallest unit of industry which produces only one indigenous item required in a component, required in whole of the component. Take for example the laptop. All the apparatus, all the parts used in a laptop, like keyboard, like LED screen, like printed circuit board, like IC integrated circuit, like diode. These parts a single company doesn't manufacture. That a company like Dell company orders some XYZ firm to produce that particular part part uh, part required by him, and a particular firm expert in manufacturing that particular part prepares on the name of Dell. A car factory purchases engine, gears, petrol tank, axle, wheels, etc. from various others factory. We don't usually see all the buying and selling, but only the final product, the car, in the showroom. The story is similar for any other goods. You can apply this story to the other commodities that we use it. फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? फर्म वो छोटी औद्योगिक इकाई है जो किसी बड़े औद्योगिक इकाई में लगने वाले कल पुर्जे अथवा सहायक कच्चे माल का उत्पादन करती है। किसी कार में लगने वाले विंडशील्ड, वाइपर, रियर व्यू मिरर, टायर, ट्यूब इत्यादि, ये जो है ये छोटे छोटे कल पुर्जे बनाने वाली जो औद्योगिक संस्था है उसको हम फर्म कहते हैं। वही इंडस्ट्री वो बृहत बहुराष्ट्रीय कंपनी है या औद्योगिक इकाई है जिसकी अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी होती है और वो फर्म में उत्पादित वस्तु का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसे अभी हमने कार उद्योग के बारे में पढ़ा, तो कार बनाने वाली जो औद्योगिक संस्था है या जो इंडस्ट्री है उसकी महारत किस में हासिल होगी? कार का सेंटर पॉइंट क्या है? कार की आत्मा हम किसको कहते हैं? इंजन। अगर इंजन नहीं है तो कार के कोई मायने नहीं है। तो वो इंजन बनाने में जो महारत हासिल होती है जिस कार कंपनी को, उसी के नाम से वो कार जानी जाती है। जैसे मारुति सुजुकी, जैसे स्कोडा या
BMW, इस तरह से। वैसे ही हम कई और भी उदाहरण दे सकते हैं, HP, पवेलियन, लैपटॉप्स या स्कोडा कार। Now what is the difference between a firm and industry? Firm is that smaller unit of industry which produces the that uh, allied product used in a bigger industry where they are assembled with unit. For example, windshield, wiper, rear view mirror, tire, tubes, etc., which are used in car. Whereas an industry is that colossal unit of production which possesses its own technology. It usually refers to the multinational company like Microsoft, Infosys, like that. It utilizes the product produced by the firm and produce homogeneous product like HP Pavilion, laptops, and Skoda cars. The expertise or the heart of the car is the engine, and rest other material which is used in car like bonnet, like chassis, mirror, rear view mirror, stopper, seats, cushion cover, decks, ACs. These all other items are produced by different firms, and all these products are brought to the main industry, and there it is assembled and formed and turned into the final product whom we call a car. मार्केट एंड इक्वालिटी। क्या बाजार में सभी व्यापारी समान रूप से लाभ कमाते हैं? डज एवरी मर्चेंट ट्रेडर रीप इक्वल प्रॉफिट? लेट अस फाइंड आउट। आइए हम इसके बारे में पता लगाते हैं। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला छोटा दुकानदार, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त होते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। देखिए, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, यहाँ यानी पूंजीपतियों के हित में भी कानून बने हैं, और यहाँ पर गरीबों के लिए भी कानून बने हैं। जो पूंजीपति होते हैं या जो उद्योजक होते हैं, उनको भारतीय सरकार ने ये छूट दी है कि वो लग्जूरियस आइटम, जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, उनकी कीमत वो स्वयं तय करें। सी, आवर economy is the mixed economy where the features of the capitalist and the feature of the socialist are also included. The government has given the equal privileges to the traders or to the merchants or to the big business tycoon to set the prices of their own goods. The government doesn't interfere in between, whereas the prices of the essential commodities are being regulated by the government, like the prices of the food grain, like the prices of the liquefied petroleum gas. These prices are decided by the government, but the luxurious item goods are not fixed by the government. So it depends upon the economic status of any individual or the economic status of any trader, how much risk he want to take, and from where he should purchase the articles, to which shop he should go
to purchase its daily requirements. Similarly, on the side of the traders, it is up to them which type of the market he should choose to sell his product, what the price he should fix. This all depends upon the traders. So in the market we cannot justify the right to equality, because those who have money, they should go to the higher level, and those who don't have money, they should prefer to the government privileges. So this is all about the traders and the shopkeeper. Now let us have a look at the point market and equality. See, in this chapter we have looked at shop owner in a weekly market and those in a shopping complex. There are very different people. One is a small traders with a little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequal amount. The weekly market traders earn little amount of profit compared to the bigger shop owner or the shopping complex. Similarly, buyers are differently placed. There are many who are not able to afford the cheapest of the goods, while the others are busy shopping in a mall. Thus, whether we can be a buyer or seller in this different market depends among other things on the money that we have. तो इस तरह से जो व्यापारी हो या फिर ग्राहक हो उसकी खरीदारी या उसकी दुकानदारी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आमदनी कितनी है। अगर आमदनी कम है तो उसका निवेश कम होगा तो उसको लाभ कम होगा। और इसी तरह से यदि आपकी आमदनी कम है तो आप छोटे बाज़ार में जाएंगे, यदि आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा है तब आप बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करेंगे। तो स्मॉल ट्रेडर्स हैव लो इनकम, एंड बिकॉज दे हैव लो इनकम दे हैव लो इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज दे हैव low level of the investment, that's why they are reaping less profits from the market. Similarly, those who are big traders, they have more income, high income, and they can resort to the deficit finance also. What does deficit finance? They can approach to the banks for loans. They can mortgage any property, and in return they will get money to invest in their business. That's why they make the higher amount of investment, and because they made higher amount of investment, they started reaping high amount of profit. जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास अधिक आमदनी होती है, और क्योंकि उनके पास अधिक आमदनी होती है इसलिए उनके पास निवेश की भी अधिकता होती है, क्योंकि जब उनके पास निवेश की अधिकता होती है तो उन्हें लाभ भी ज़्यादा मिलता है। और इस तरह से जो बड़े व्यापारी होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के बैंक भी सामने आते हैं ऋण देने के लिए, और जो छोटे व्यापारी होते हैं क्योंकि उनके ऋण चुकाने की क्षमता या जो उनका ऋणाधार जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी वो उनके पास नहीं होती, और इसीलिए उन्हें कोई बैंक जो है ऋण भी नहीं देता। तो इस तरह से हमने ये पाठ में अलग अलग बाज़ार के बारे में पढ़ा, बाज़ार में समानता के बारे में पढ़ा। आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए, गो थ्रू दिस लेसन वंस अगेन, रीड बिटवीन द लाइन्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट the real meaning. If you don't understand, even then you may ask me, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करके लाइए, और इस पाठ को पुनः से एक बार पढ़िए, इसकी तैयारी कीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।